हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी, जो हर टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है हिंदी। हिंदी में ही मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी जो पूछे जाते हैं और जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है। मैं आपको बताती हूँ, यदि आप कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि अभी यूपी टैट होना है या फिर सुपर टैट, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम आप ले लीजिए, DSSS हो, KVS, HTAT, ठीक है, या फिर आप ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस है, देखिए मैं इसके आपको कराऊंगी 100 क्वेश्चंस के अराउंड, इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ। 100 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। 100 क्वेश्चंस में भी मैं पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, जैसे कि हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कुटज की रचना किसने की? कुटज जो है, कुटज वो किसकी रचना है? तो आपसे पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मोहन राकेश की, जैनेन्द्र की या नागार्जुन की। तो आपका आंसर होगा कुटज किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, पूस की रात किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, प्रसाद की, प्रेमचंद की या मन्नू भंडारी? तो देखिए, पूस की रात, गोदान, गबन, कफन और मंगलसूत्र, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है? प्रेमचंद की है। तो पूस की रात किसकी रचना है? प्रेमचंद की। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका ऐसा कौन सा कार्य है जो अधूरा है, तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका एक ऐसा वर्क है जो अधूरा है, किसका? प्रेमचंद का। ठीक है, तो आपको समझ में आया पूस की रात किसका वर्क है? पूस की रात है प्रेमचंद का। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी या फिर अज्ञे। तो देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखा है, इसके रचनाकार कौन है? वो है दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? देखिए, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष का समय। देखिए, भीष्म साहनी, यशपाल, प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति है। देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा तुलसीदास का। किसका? तुलसीदास। देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पंक्ति किसकी है? मैंने क्या बोला है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो देखिए, ये किसने लिखा? रहीम ने, रामानंद ने, कबीर ने या फिर अज्ञे ने। तो देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये आपका हो जाएगा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये वाला आंसर आपका इसमें क्या होगा? रहीम, रामानंद, कबीर या फिर अज्ञे। तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जिसका आपका आंसर होगा वो होगा कबीर। क्या आंसर होगा इसमें? कबीर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतन कहाँ सीकरी सो काम, पंक्ति है। देखिए, संतन कहाँ सीकरी सो काम पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? आपसे पूछ रहा है मलूक दास की, परमानंद दास की, कुंभन दास की या फिर सूरदास की। संतन कहाँ सीकरी सो काम, इसमें आपका आंसर क्या होगा? कुंभन दास। किसके? ये संतन कहाँ सीकरी सो काम, इसका आंसर आपका हो जाएगा कुंभन दास। देखें, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए सो लेओ, पंक्ति है। क्या कह रहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना होए सो लेओ, पंक्ति किसकी है? ये पूछा है कि ये वाली पंक्ति बताइए किसकी है। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा है, ऑप्शंस में दिया हुआ है तुलसीदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास। देखिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, सो जाको कुछ लेना होए, ये जो पंक्ति है ये किसने लिखी है? ये लिखी है विठलनाथ ने। किसने? विठलनाथ ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किस कवि की है? क्या? गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। देखिए अगर जरा सा भी बच्चे को लग रहा हो तो वो वर्ड्स पकड़ लेगा, तुलसी 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 पकड़ लिया ना हमने कि यहाँ पे देखो तुलसी फिर तुलसी, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आंसर तो आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर जैसे कि तुलसी तुलसी बार बार आया तो तुलसीदास ही होंगे। चलिए चलते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है तुलसीदास, बी दिया है नाभादास, सी दिया है रहीम और डी ऑप्शंस में है ईश्वरदास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मगहर स्थान का संबंध किससे है? अगर मैं क्वेश्चंस करूं, मगहर मगहर पूछा है, एक मगहर एक स्थान है, पूछा है कि इसका संबंध किस कौन से कवि से है? तुलसीदास से है, कबीर से है या फिर सूरदास से है, जायसी से है। उसने पूछा है कि ये जो मगहर एक स्थान है इसका संबंध कौन से कवि से है? कौन सा कवि था जिसका संबंध मगहर स्थान से? तो देखिए तुलसीदास, कबीर, सूरदास, जायसी। तो देखिए कबीर दास का संबंध मगहर स्थान से है। किसका? कबीर दास का संबंध मगहर स्थान से है। चलिए चलते हैं आगे। कबीर की रचनाओं का संकलन है, कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर दास की रचनाओं का संकलन किसने किया है? तो देखिए कबीर दास की रचनाओं का संकलन किसने किया है? कबीरदास की रचनाओं का संकलन किसने किया है? धर्मदास ने। किसने? धर्मदास ने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? मूल आधार है, सॉरी मूल आधार है। देखिए सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? ऐसी कौन सी रचना है सूरदास की जो उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार बनी? ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो प्रसिद्ध हुए। तो देखिए उन्होंने जो रचनाएं लिखी, साहित्य लहरी ये भी सूरदास ने लिखी है, सूर सागर ये भी सूरदास ने लिखी है, गीता ये नहीं सूर रामायण। देखें जैसे कि साहित्य लहरी, सूर सागर, गीता, सूर रामायण तो ये तो होंगे नहीं, दोनों उसके प्रसिद्धि का मूल आधार, और ना ही ये होगी साहित्य लहरी, बल्कि उनकी प्रसिद्धि का जो मूल आधार है उनकी रचना, तो वो उनकी रचना है सूर सागर। सूर सरावली, साहित्य लहरी, गीता, सूर रामायण, ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं सूरदास की। ठीक है, जिसमें सूर आ रहा है आप सूर से समझ जाए, सूरदास। ठीक है, तो देखिए साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर रामायण, गीता ये किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। लेकिन उनकी प्रसिद्धि का जो मूल आधार बनी वो कौन सी रचना है? तो वो है सूर सागर। सूर सागर उनका क्या है, इससे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि का आधार बना उनका। ठीक है, प्रसिद्ध हुए बहुत ज्यादा किससे? सूर सागर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वीराज रासो है वो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बताइए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? किसने लिखी? चंद बरदाई ने। ठीक है, किसने लिखे थे? चंद बरदाई ने। और चंद बरदाई कौन से काल के कवि हैं आपको पता है? बताइए कौन से काल के कवि हैं। देखें चंद बरदाई जो हैं वो आदिकाल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं चंद बरदाई। इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो। तो कौन से काल की रचना होगी? आदिकाल की। देखिए भक्ति काल को क्या कहते हैं? भक्ति काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। हिंदी में जो साहित्य विभाजन हुआ है, हिंदी का काल विभाजन जो हुआ है, उसको हम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है? आदिकाल के। चलिए संदेश राशक के रचयिता कौन है? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। संदेश रासक के रचयिता कौन है? रसखान है, दिनकर है, अब्दुल रहमान है या फिर अमीर खुसरो है? तो संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। क्या? संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति किसकी है? केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव दास की है। देखिए केशव साहब कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में केशव दास ही मत लगाना। केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव दास, सूरदास, कुंभन दास या फिर तुलसीदास, ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप केशव को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होने कि केशव देखा तो केशव दास भी लगा दिया, नहीं। केशव कहीं ना जाएगा कहिए, ये पंक्ति किसकी है? तो देखिए ये पंक्ति में 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, केशव दास, सूरदास, कुंभन दास या फिर तुलसीदास। तो इसका आंसर होगा तुलसीदास। क्या आंसर होगा इसका? तुलसीदास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिहारी किस काल के कवि थे? पूछ रहा है कि बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल के,
भक्ति काल के, आदि काल के या फिर आधुनिक काल के। देखिए मैंने हिंदी साहित्य जब आपको पढ़ाया तो मैंने एक एक काल को अच्छे से डिटेल में आपको समझाया और एक एक काल पर पर्सनल एक एक वीडियो बनाई है। पूरा एक साथ नहीं पढ़ाया, बल्कि कैसे पढ़ाया है कि जैसे कि आपको रीतिकाल पढ़ाया, आदि काल पढ़ाया, भक्ति काल पढ़ाया, फिर आधुनिक काल को भी, जो उसमें इसके जो युग हैं जैसे कि भारतीय युग, द्विवेद युग, ठीक है, इस तरीके का प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, आधुनिक काल को में जितने भी युग हैं उनको भी अलग 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 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और फिर आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाओगे। अब मैं आपको बताती हूँ बिहारी किस काल के कवि हैं। जैसे कि जब मैंने आपको रीतिकाल पढ़ाया तो उसी में ही मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि रीतिकाल के कवि कौन है, बिहारी, ठीक है। घनानंद भी किस काल के कवि हैं, तो घनानंद भी रीतिकाल के कवि हैं। देखिए बिहारी किस काल के कवि हैं, आप री से पकड़ लिए, एंड में क्या वर्ड है, री, तो आप री से पकड़ लिए, रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि थे, तो बिहारी रीतिकाल के कवि थे। आई होप कि आपको अब ये समझ में आया होगा और आप ट्रिक के माध्यम से इसको पकड़ लेंगे, री से रीति पकड़िएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, तो देखिए बाबू महादेव या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। इसमें आपका आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी। देखिए आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं वो कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी, इसका यह आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय हैं। कौन से ऐसे कवि हैं जो भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय हैं, बताइए। सियाराम शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरणगुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय कौन हुए हैं। इसमें 4 ऑप्शंस आपके साथ पूछे गए हैं और चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट है, तो बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। भारतीय आत्मा के नाम से एक ऐसे कवि जिन्हें क्या कहा गया, भारतीय आत्मा कहा गया, तो वो कौन से कवि हैं, तो वो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से जो लोकप्रिय हुए हैं वो कौन से कवि हैं, वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आई होप कि आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताइए ऐसा कौन से कवि हैं जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, तो बी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 25 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 25 मैं डिस्कस करूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में 25, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में 25, तो उससे नेक्स्ट वीडियो में 25 से 30 हो सकते हैं या 35 हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो आखिरी वीडियो होगी उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले लूँगी, 3 से 4 वीडियोज़ में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड सारे ही कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप इतने ही क्वेश्चंस करिएगा, एग्जाम में 101 में गारंटी के साथ कहती हूँ कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन साहित्य से रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, द्विवेदी जी को या फिर मैथिली शरण गुप्त को या फिर प्रताप नारायण मिश्र को। तो देखिए गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी है, मैथिली शरण गुप्त को। किसने, गांधी जी ने। किसने, गांधी जी ने राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी है वो दी है मैथिली शरण गुप्त को। आपको अपने माइंड में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने बोला था भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं, तो वो कौन से जाने जाते हैं, भारतीय आत्मा के नाम से जो कवि जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है कि गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी, तो आपका आंसर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने किसको दी है, तो उन्होंने दी है मैथिली शरण गुप्त को। आई होप कि आपको समझ में आएंगे दोनों ही क्वेश्चंस, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखें क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्ति को किन कर्तव्य विमूढ़ बना देती है व्यक्ति को, तो क्या, दुविधा, सुविधा या फिर विविधा या फिर अविधा। तो दुविधा क्या होती है, दुविधा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को किन कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि दुविधा व्यक्ति को किन कर्तव्य विमूढ़ बना देती है।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो हर बच्चे को पता होता है। अगर आपको किसी को नहीं पता तो अब आपको पता चल जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में, या फिर देवनागरी लिपि में, या फिर खरोष्टी लिपि में, या गुरुमुखी लिपि में? तो आपका आंसर क्या हुआ? जो हिंदी भाषा है हमारी, जैसे जो हमारी हिंदी बताइए राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है हिंदी? चलिए ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पुटअप किया है। आप मुझे क्वेश्चंस जरूर इस क्वेश्चंस का आंसर दें, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या फिर हिंदी राजभाषा है। और दूसरी बात, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, जो भी है आपके अकॉर्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और साथ में बताएं कि वो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल उसका क्या है। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी कौन सी भाषा है। ठीक है, चलिए देखें, लेकिन हिंदी जो हमारी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी हमारी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका आंसर होगा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक, देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, जो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है, उसके लेखक कौन माने जाते हैं। और ये चार ऑप्शन आपके आगे दिए हुए हैं, चारों में से एक करेक्ट है। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? चलिए मैं बताती हूँ। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, देवेंद्र सत्यार्थी। कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ 25 तक के क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, तो देखिए कवियों, किस कवि को कवियों का कवि माना जाता है? कौन सा ऐसा कवि है जिसको कवियों का कवि कहा जाता है? तो ऐसे कवि कौन है? ऑप्शंस में दिया हुआ है धर्मवीर भारती नहीं, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए कवियों का कवि, कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों के कवि किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। देखिए जैसे कि जो इंसान मानो कवियों का भी कवि है, तो मान लीजिए आप एक ट्रिक बना लीजिए जिसको बहुत ही महान माना था, बहादुर लोग होते हैं ना, तो कवियों का कवि किसको माना जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, किसी बहादुर को ही बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह आप ट्रिक से बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है, या फिर घनानंद की है? तो देखिए आपका आंसर इसमें क्या होगा? उसने पूछा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। देखिए पंक्ति किसकी पंक्ति है? देखिए जितनी भी पंक्तियां आती है हिंदी साहित्य में, मैंने हर पंक्ति से रिलेटेड आपको स्पेशली एक वीडियो बनाकर दी है, उसमें सारी पंक्तियां आपके साथ डिस्कस की है। जितनी भी पंक्तियां थी वो मैंने आपके साथ पहले ही वीडियो में पढ़ाकर डिस्कस कर दिया है। हिंदी साहित्य में मैंने आपको पंक्तियां और हिंदी साहित्य में प्रथम क्या है वो सब मैंने पढ़ाकर वीडियो, उनके पर्सनल वीडियो बनाकर सेपरेट अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। जब आप पूरा हिंदी साहित्य का निचोड़ मेरी यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे अलग नहीं होगा। आप हर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप आंसर ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा ही निचोड़ आपको बताया, हिंदी साहित्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी था सब डिस्कस किया है। और उसी तरीके से मैं अब आपके साथ आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखिए मैंने आपको बताया पंक्ति से रिलेटेड भी वीडियो बनाकर मैंने डाली, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। तो देखिए अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? इसका आंसर होगा घनानंद। क्या आंसर है इसका? घनानंद। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। आशा करती हूँ कि देखिए मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज आपको 25 क्वेश्चंस कराऊंगी और मैंने अपने वादे को पूरा किया। जो मैंने आपसे बोला उतने ही मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं 25। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं कंटिन्यू कल करूंगी, इससे आगे कंटिन्यू कल कराऊंगी। ठीक है,
आशा करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं हिंदी साहित्य में जितना मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने उतना भी कर लिया ना, बस आप उतना कर लीजिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ाया आप उसको डिटेल्ड पढ़िएगा, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा और सारे नोट्स अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म तैयार करके मैंने पढ़ाया है और बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटे, आप सारे ही क्वेश्चन को हिंदी साहित्य से रिलेटेड अटैम्प्ट कर पाओगे। देखिए, अगर आपने इतने ही क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लगभग 100 क्वेश्चंस के अराउंड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 100 क्वेश्चंस लगभग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और इन्हीं क्वेश्चंस को आप करके बेफिक्र होकर एग्जाम में जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, अगर आप इस मेरे चैनल पर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक तो क्या, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।